बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 29 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 29। और ये कौन से टॉपिक हैं इसके अंदर? इसमें हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ 14 अगस्त, ये वाला टॉपिक अभी रह गया। ठीक है, रोल ऑफ प्रोविंसेस तो हम देख चुके, KPK हो गया। इम्पोर्टेंस ऑफ 14 अगस्त 1947 AD, ये वाला टॉपिक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ये वाला टॉपिक है। और कायद-ए-आज़म्स रोल्स एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये वाला टॉपिक है। और ये आपका चैप्टर तमाम हो गया। फिर चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलेंगे। इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह इतना कोई मुश्किल उसमें काम है नहीं। बहरहाल आपके मसलों की तरफ अगर चलें ना, पाकिस्तान स्टडी में 3 मसले मैंने आपको बताए हैं कि 3 मसले आपके ऐसे हैं जिसके ऊपर आपने कवर कर लिया तो आपको पाकिस्तान स्टडी में मज़ा आएगा, नहीं तो ये आपके लिए सर का दर्द बन जाएगी। पहला मसला हिस्ट्री है, दूसरा मसला जियोग्राफ़ी है, तीसरा मसला पॉलिटिक्स है। एक चौथा मसला भी है जिसको मैंने शुरू में कॉपअप किया था और साथ साथ बताया था, वो थी ये ज़बान, अंग्रेज़ी ज़बान। इंग्लिश में जो ये बुक लिखी हुई है इसमें जो अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है, अगर आप उसकी वोकैबुलरी चेक भी करते हैं, गूगल करते हैं या डिक्शनरी में उसका मतलब देखते हैं, तो वो मतलब जो उर्दू का आपके सामने आता है उसका भी मतलब आपको देखना पड़ता है। मतलब आपकी बस हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक वर्ड है इंटीग्रिटी, इसका उर्दू में मतलब है सालमियत। अब आप फिर परेशान हैं, क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, यार ये सालमियत का क्या मतलब है? तो ये मतलब ये चौथा मसला है आपका, जिसको मैंने चैप्टर 1 नंबर 1 से ही शुरू किया है और साथ साथ में हर वर्ड का उर्दू मतलब भी बताता रहूँ और उसका आसान मतलब उर्दू में समझाता भी रहूँ कि भाई ये मतलब है इसका। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्सप्लेनेशन में वर्ड का मतलब बता के उसकी एक्सप्लेनेशन जो देता हूँ ये आपको नहीं मिलेगी कहीं, ये बहुत मुश्किल से आपको कहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो इसके अंदर टॉपिक्स आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक ही वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी सबको निपटा दूँ और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके उर्दू मतलब और साथ में उनकी एक्सप्लेनेशन कि इसका आसान उर्दू में क्या मतलब है, ये भी आपको साथ बता दूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये जो आपको पार्ट 11 नज़र आ रहा है ये आज ही बनाया है मैंने। ये किसका है? सेकेंड ईयर फिज़िक्स भी चल रही है, न्यू बुक आपको पता है, उसका चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका पार्ट 11 भी मैं बना चुका हूँ, पब्लिश कर भी चुका हूँ। आज संडे है। ठीक है, ये 3 जो आपको नज़र आ रहा है ये मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम, ये उसके लिए है। आज इसका भी पार्ट 4 जो है वो QC वाला टॉपिक, उस पर काम करूँगा। और ये 29 ये है पाकिस्तान स्टडी का। कोशिश करूँगा इसी पार्ट में इसको निपटा दिया जाए। टॉपिक मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इसकी तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि ख़ास तौर पे जिस चीज़ की तरफ मैं ध्यान दूंगा इसमें वो वर्ड्स मीनिंग है। वर्ड्स मीनिंग है ताकि आपको, बच्चों को याद भी करने में प्रॉब्लम होती है ना, इतने डिफ़िकल्ट वर्ड हैं यार, पता नहीं इसका क्या मतलब है उर्दू में मतलब भी देख लें तो समझ में नहीं आता। तो ये भी आपका मसला साथ में हल हो। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ 14 अगस्त 1947, इम्पोर्टेंस ऑफ 14 अगस्त 1947 AD। जो बच्चे शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं उन्हें पता है AD का मतलब क्या है। एन्नो डोमिनी यानी कि इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड, यानी कि आफ्टर डेथ जिसको कहा जाता है, क्रिश्चियनिटी में कंसीडर किया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ़ ले जाने के बाद का वक्त जितना भी है वो AD अभी चल रहा है। खैर, बीइंग अ मुस्लिम हम तो ये कंसीडर नहीं करते। हमारा तो ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने पास उठा लिया आसमानों पर और दोबारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत जब नाजिल होगी उससे पहले ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा। इमाम महदी भी होंगे, दज्जाल से मुकाबला भी होगा। ये हमारा बिलीव है मुस्लिम्स का। ठीक है, तो 14 अगस्त 1947 ये नोट्स में इसके बना के रखता हूँ तो इसके निकाल लूँ। ठीक है भाई, शुरू करें।
लिखने का काम मैं कम से कम करूँगा, देखें मैं ज़बानी बताऊँगा, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारा वक्त बचे और मार्कर की इंक भी बचे। 14 अगस्त 1947, इसकी अहमियत क्या है, इम्पोर्टेंस मतलब इसकी अहमियत क्या है। 14 अगस्त 1947 AD। 14 अगस्त जो है, 14 अगस्त तकसीम के ये टाइम डिसाइड हुआ था 1947 कि इसमें पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी, और 15 अगस्त जो है, 15 अगस्त जो है 1947 इसमें इंडिया को आज़ादी मिलेगी। ये तय पाया था तकसीम का फार्मूला। कॉमन सेंस तो वैसे हमारा ये कहता है कि अगर ये इंडिया है, हिंदुस्तान बर सग़ीर उस वक्त का, अगर इसको दो हिस्से करने हैं तो जिस टाइम दो हिस्से होंगे तो वो टाइम दोनों के लिए कॉमन होगा। कॉमन सेंस है ना, यहाँ पर आप बाउंड्री बनाना चाहते हैं, ये बाउंड्री बनाना चाहते हैं, ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, तो ये बाउंड्री एक ही वक्त के एक ही मोमेंट में हुई है ना। ये जिस दिन ये बाउंड्री बनी है उसी दिन दोनों ही मुल्क बन गए, तो दोनों की सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अलग अलग रखा गया है, ठीक है। इंडिया 15 अगस्त और पाकिस्तान 14 अगस्त। देखा जाए तो इंडिया की इंडिपेंडेंस डेट भी 14 अगस्त ही है, ठीक है भाई। तो ये इंडिया की हुई थी। पाकिस्तान, क्योंकि आप इस्लामी तारीख़ आपको पता है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, मुसलमानों का हमारा भी कैलेंडर है, हिजरी कैलेंडर कहलाता है, जो 622 AD फर्स्ट हिजरी, 0 हिजरी ये कंसीडर की जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीने की तरफ हिजरत फरमाई थी, वो बहुत बड़ा इवेंट था, उससे हमारा हिजरी कैलेंडर जो है वो बनता है, ठीक है। तो 27 रमज़ान, 27 रमज़ान ये था, ठीक है। और हिजरी कौन सी थी, 1366 AH का मतलब है आफ्टर हिजरात, आफ्टर हिजरात। तो ये हिजरी साल हमारा 1366 ये बन रहा है, 1366 AD। तो अगर हम डेट देखें क्रिश्चियन कैलेंडर के मुताबिक तो पाकिस्तान कब ज़हूर में आया, 14 अगस्त 1947। और अगर हम इस्लामिक डेट देखें तो पाकिस्तान कब ज़हूर में आया, 27 रमज़ान 1366 आफ्टर हिजरात, यानी कि हिजरी, ठीक है भाई। ये जो रात है आपको पता है, 27 रमज़ान की जो रात है इसको हम क्या कहते हैं, लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र। और लैलतुल क़द्र का जो इंग्लिश मतलब है वो नाइट ऑफ पावर है, नाइट ऑफ पावर, नोट करते रहिए, ठीक है भाई। फिर सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स का मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि उनको ये इख्तियार दिया गया था कि भाई वो पाकिस्तान के साथ शामिल रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ शामिल रहना चाहते हैं या आज़ाद रहना चाहते हैं, ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। 450 के करीब जो सेमी ऑटोनोमस स्टेट्स थी। तो इसकी अहमियत क्यों है, इसका रूहानी स्पिरिचुअल डायमेंशन इसकी ये है कि बीइंग अ मुस्लिम हम ये समझते हैं कि अगर लैलतुल क़द्र, शब क़द्र जिसको हम कहते हैं, ठीक है, 27वीं रमज़ान शब क़द्र, लैलतुल क़द्र को अगर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर ज़ाहिर हुआ तो बीइंग अ मुस्लिम ये हमारा ईमान है कि ये एक पॉजिटिव साइन है कि ये, क्योंकि इसी रात को आपको पता है ज़्यादातर रिवायात से ये मिलता है कि कलाम पाक का नुज़ूल जो है वो भी इसी रात को हुआ था, मुकम्मल जो हुआ था 27वीं शब को कुरान शरीफ नाजिल हुआ था लैलतुल क़द्र पे। तो ये हमारे लिए बड़ा जो है वो स्पिरिचुअल मोमेंट है। 27वीं शब उसी में पाकिस्तान का ज़हूर भी हुआ। तो इसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान जो है वो क़यामत आएगी तभी इस दुनिया के नक्शे से गायब हो सकता है, वरना पाकिस्तान इंशाअल्लाह कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। ये इत्मीनान रखिए आप। इस मुल्क को कितना ही नोच खसोट लें, कितने ही लोग इसकी तबाही कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह इसको कुछ होगा नहीं। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन इंडिकेशन इसकी क्रिएशन के वक्त हमें मिली है। अल्लाह ताला की नुसरत इसमें शामिल है पाकिस्तान के बनने के लिए, ठीक है भाई। इसलिए बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। अच्छा, दूसरी तरफ चलते हैं। अब अगली तो हेडिंग देख लेते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट। इसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड साथ साथ बताऊंगा और इसके मतलब भी बताऊंगा।
रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स मतलब शहरी, ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, जैसे कि मैंने कहा था कि यार मैं लिखने से अवॉइड करूँगा ताकि इंक भी बचे और वक्त भी बचे। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है ज़िम्मेदारी, ठीक है। सिटीजन्स का मतलब है शहरी, ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट का मतलब है रियासत, आइडियोलॉजी का मतलब है नज़रियाती, एक नज़रियाती रियासत के शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ क्या क्या, ये हमारी हेडिंग है, ठीक है। यहाँ पर एक एड्रेस कोट करते चलूँ। एड्रेस का मतलब है ख़िताब। कायदे आज़म ने ख़िताब किया था जून 15, 1948 को, पाकिस्तान बनने के बाद 15 जून 1948 को कायदे आज़म ने ख़िताब किया था। ख़िताब करने के दौरान कायदे आज़म ने कहा था कि भाई दो चीज़ों से बचना है, वार्निंग दी थी। एक प्रोविंशलिज़म, सूबाइयत, प्रोविंशलिज़म बोला था, इससे बचना है। दूसरा रेशलिज़म। देखें अब ये वर्ड है ना जो डिस्टर्ब करने वाले हैं आपको। प्रोविंशलिज़म वर्ड निकला है प्रोविंस से, प्रोविंस मतलब सूबा, और इसी से निकला है प्रोविंशलिज़म मतलब सूबाइयत। अब इसका क्या मतलब हुआ सूबाइयत का, कि भाई मेरा सूबा बड़ा है, मेरा सूबा अफजल है, आपका सूबा जो है वो कमतर है। लाइक दिस कि हम सूबा सिंध के रहने वाले हैं तो हम ज़्यादा आपसे अफजल हैं, आप जो है वो पंजाब के रहने वाले हैं तो आप इसी वजह से कमतर हैं। तो ऐसी सोच जो है आपने अपने अंदर पैदा नहीं करनी। पाकिस्तानी की हैसियत से सोचें सिर्फ, बस सूबाइयत नहीं होनी चाहिए, प्रोविंशलिज़म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी किस्म की सूबे की बुनियाद पर बरतरी या कमतरी वाला मामला नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी बन के सोचें सिर्फ, इससे बचना है। दूसरा रेशलिज़म वर्ड से रेशल वर्ड निकलता है, रेशल वर्ड निकलता है रेस से। रेस का मतलब होता है नस्ल, मतलब नस्ली तासुब। रेशलिज़म मतलब नस्ली इम्तियाज़, इसको हम कहते हैं नस्ली इम्तियाज़। इम्तियाज़ का मतलब होता है फ़र्क रखना, नस्ली इम्तियाज़। कि आप ये सोचते हैं कि यार मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं सिंधी स्पीकिंग हूँ, मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, मैं बलूच स्पीकिंग हूँ, तो मैं तो सुपीरियर हूँ इससे और ये जो है वो इन्फीरियर है। कायदे आज़म ने बोला भाई ऐसा नहीं करना, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर नस्ली इम्तियाज़, रेशलिज़म आपके अंदर नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। ये सारे मामलात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने टाइम में ख़त्म कर गए। अपनी आखिरी खुतबे में अरबी और अजमी वाला मामला बोला था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, किसी को कोई फोकियत नहीं है, सिर्फ तकवा। इसी चीज़ को कायदे आज़म ने एड्रेस किया, बोला नस्ली इम्तियाज़ या फ़र्क जो आप समझते हैं कि मेरी नस्ल अच्छी है और इसकी नस्ल ख़राब है, ऐसा मामला नहीं करना, ठीक है, इससे बचना है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब भी आपके सामने आ गया, नस्ली इम्तियाज़ और प्रोविंशलिज़म, सूबाइयत, ये भी हो गया। स्टेटमेंट जो है कायदे आज़म का बयान यहाँ पर आ जाता है। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान, कायदे आज़म का बयान। कायदे आज़म ने क्या बयान दिया वो मैं एज़ इट इज़ जो है, क्योंकि स्टेटमेंट्स जो है मैं एज़ इट इज़ पढ़ता हूँ, तो आप ये ज़रा सुन लीजिए कायदे आज़म क्या कह रहे हैं। वी आर नाउ पाकिस्तानीज़, अब हम पाकिस्तानी हैं। इंस्टेड ऑफ बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी एंड बंगाली। इंस्टेड का मतलब बग़ैर इसके या इससे हट के या इसके अलावा या हम नहीं हैं, चार मतलब बताएं मैंने। तो वी आर नाउ पाकिस्तानीज़, हम जो है वो पाकिस्तानी हैं अब। इंस्टेड ऑफ बलोची, पठान, सिंधी, पंजाबी एंड बंगाली। बलोची नहीं है, पठान नहीं है, सिंधी नहीं है, पंजाबी नहीं है, बंगाली नहीं है, हम पाकिस्तानी हैं। आवर थिंकिंग, हमारी सोच, एंड एक्शंस, और हमारे आमाल, लुक लाइक अ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानियों जैसे होने चाहिए। एंड दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, एंड दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ, और हमें फ़ख्र होना चाहिए, प्राउड फ़ख्र होना चाहिए, ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, अपने पाकिस्तानी होने पर। बीइंग का मतलब बहैसियत पाकिस्तानी, ठीक है भाई। ये स्टेटमेंट एज इट इज़ मैंने पढ़ दिया और इसका तर्जुमा भी कर दिया, ठीक है।
अच्छा, फिर आगे कायदे-आज़म ने और भी बातें की हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस्लाम के मुताबिक, टीचिंग ऑफ इस्लाम, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद कायदे-आज़म ने जो बात बोली है कि आपने ज़िंदगी अपनी कैसे गुजारनी है, कैसे रहना है, टीचिंग ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात, टीचिंग ऑफ इस्लाम, टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात, इस्लाम की तालीमात, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हम जो डेमोक्रेटिक सेटअप रखेंगे, डेमोक्रेटिक सेटअप वो वेस्ट का या मगरिब का नहीं होगा। डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारा होगा वो किसके ऊपर बेस करेगा? बेस्ड ऑन इस्लाम, इस्लाम के ऊपर बेस करेगा। अब डेमोक्रेसी के अंदर तो ये होता है ना, मगरिब, वेस्ट क्या बोलता है, ठीक है, वेस्ट का मतलब है मगरिब, मगरिब का मतलब है मगरिबी ममालिक, मतलब यूरोपियन कंट्रीज़, इनकी बात की जा रही है। अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखें ना, तो ये 5 आपको बर्रे आज़म या कॉन्टिनेंट नज़र आते हैं, जिसमें से 3 बर्रे आज़म तो एक साथ ही हैं। सबसे पहले आप जो है वो एशिया को ले लीजिए, ये रहा एशिया, इसके साथ यहाँ पर ये रहा अफ्रीका, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका लंबा बहुत है, ये एशिया है, और उसके पीछे ये छोटा सा यूरोप है। यूरोप छोटा कॉन्टिनेंट है, बड़ा नहीं है, ये छोटा सा यूरोप है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एशिया, ये आपका हो गया अफ्रीका, और ये आपका हो गया यूरोप। तो एशियन कंट्रीज़ जो हैं ये, और ये मैंने इस तरफ बना दिया, असल में इस साइड पे मुझे बनाना था, यूं करके थोड़ा सा यूरोप को, और इसी साइड पे छोटा सा ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, जिसको अब ओशनिया भी कहा जाता है, ये वाला कॉन्टिनेंट। बाकी इस साइड पे नॉर्थ कोरिया, और सॉरी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इस साइड पर है। तो बहरहाल अगर वर्ल्ड मैप पे आप देखेंगे तो यूरोप आपको यूरोप आपको वेस्ट में नज़र आएगा। यार गड़बड़ हो गई, सॉरी, यूरोप आपको वेस्ट में नज़र आएगा, इस साइड पे, ये इस साइड पे, ठीक है। यूरोप आपको वेस्ट में नज़र आएगा। ये है ना, हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो वर्ल्ड मैप के ऊपर ये वर्ल्ड मैप देखें अगर आप, तो ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो ये वेस्ट साइड पर है, वेस्ट साइड नज़र आ रही है ना, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये इसके सामने वेस्ट। तो ईस्टर्न साइड के ऊपर एशियन कंट्रीज़ आती हैं, वेस्टर्न साइड पर यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये आता है वर्ल्ड के मैप पे। समझ में आ गई बात? खैर ये तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका तो नॉर्थ और साउथ में आ जाते हैं। इसको उर्फ़ आम में आसान लफ्ज़ों में ईस्ट और वेस्ट भी कहा जाता है। मतलब वेस्ट को अगर आप वेस्ट मगरिब की अगर बात करें, वेस्ट मतलब मगरिब की बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही। ईस्ट की अगर हम बात करें तो एशियन कंट्रीज़ की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सेटअप है ईस्ट, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, वेस्ट में, मगरिब में, वहाँ पर ये सिस्टम है कि भाई गधा गाड़ी वाला भी है, ठेले वाला भी है, उसका वोट भी उतना ही मीनिंगफुल है जितना कि एक प्रोफेसर का, एक साइंटिस्ट का। आप सोचिए आप कि वो जो एक शख्स जो बैठा हुआ है, गधा गाड़ी चला रहा है या फिर ठेला चला रहा है, सब्ज़ी बेच रहा है, उसके पास भी इतना ही इख्तियार है अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए जितना कि एक प्रोफेसर और साइंटिस्ट के पास है। तो ये जो जमहूरियत है, जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी, ये जो डेमोक्रेसी, ये जो जमहूरियत है जो वेस्ट लेके आया है, इसके अंदर तोला जाता है सिर्फ लोगों को, परखा नहीं जाता, तोलते हैं बस। मतलब बताने का ये है कि लोगों का माइंडसेट नहीं चेक किया जाता, उनकी इल्मी काबिलियत नहीं देखी जाती, ठीक है, ना उनकी मोरल काबिलियत देखी जाती है कि एक शख्स जो वोट अपना कास्ट कर रहा है उसकी अखलाकी हालत क्या है, उसकी कानूनी हालत क्या है, उसकी मुआशी हालत क्या है, उसकी इल्मी हालत क्या है। इन सारी चीज़ों को नहीं देखा जाता, बस सिर्फ इतना देखा जाता है कि भाई आप यहाँ के शहरी हैं, आप वोट अपना कास्ट कर सकते हैं, आपके पास ये इख्तियार है कि इस मुल्क को चलाने वाला जो वज़ीर आज़म होगा, इस मुल्क का जो मालिक व मुख्तार होगा, उसका फ़ैसला आप करें। कितनी स्टूपिडिटी है, सोचिए ज़रा। कॉमन सेंस हमारा ये कहता है कि ऐसे लोग जो हैं हमारे मुआशरे के, उनको इस सिस्टम में शामिल नहीं करना चाहिए, उनको इस सिस्टम में शामिल नहीं करना चाहिए। इस्लाम जो है वो मजलिस शूरा का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है।
मजलिस शूरा। मजलिस शूरा, मजलिस मतलब ग्रुप, शूरा का मतलब है अहले इल्म लोगों की मजलिस। अहले इल्म लोगों की मजलिस, इस्लाम ये कहता है कि अहले इल्म लोगों की मजलिस होगी, वो बैठ के आपस में मशवरा करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि मुल्क का सरबराह किसको बनाना है। हर आम एरा गैरा नत्थु खैरा नहीं आ जाएगा कि इसको मुल्क का सरबराह बनाओ भाई, ना ना ना, इस्लाम ये नहीं कहता। अहले इल्म, अहले इखलाक, अहले मुआश, जिनकी मुआशी हालत भी अच्छी हो। जी, इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि अगर कोई गरीब आदमी है तो वो ये ना हो कि अपनी गुर्बत की वजह से वो आ जाए फाका कशी में मुब्तला हो और उसको बिठा दिया जाए उस महफ़िल के अंदर कि हाँ भाई तुम्हारा क्या ख्याल है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन सबसे पहली चीज़, वो लोग मजलिस शूरा, उन लोगों की मजलिस, उन लोगों का ग्रुप बैठ के डिसाइड करेगा जो बाइल्म हैं, जो बाअमल हैं, जो मुत्तकी हैं, परहेज़गार हैं, सादिक हैं, अमीन हैं। ये क्वालिटीज़ जिन लोगों के अंदर होंगी, सिर्फ वो उन्हीं की मजलिस बैठेगी, उन्हीं का वोट काउंट होगा और उन्हीं के वोटों की वजह से सरबराह मुमलिकत का इंतखाब होगा। ये है इस्लामिक डेमोक्रेसी। ये मैं अपने बता चुका हूँ पार्ट्स के अंदर जो मैंने बनाए हैं, उसमें मैंने सारी तफसील बताई है। तो कायदे आज़म ने बोला कि भाई ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो आपका होगा, सेटअप मतलब निज़ाम, डेमोक्रेटिक मतलब जमहूरी, जिसमें वोटिंग सिस्टम होता है, आवाम जो है वोट डालती है। तो डेमोक्रेटिक सेटअप जो हमारे मुल्क का होगा वो बेस्ड करेगा इस्लाम के ऊपर, यानी कि इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें लेके चलना है साथ में। लेकिन कायदे आज़म हयात नहीं रहे इतना टाइम, ठीक है, और पाकिस्तान बनने के बाद साजिशों का शिकार हो गया बदकिस्मती से हमारे, तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाई। वरना कायदे आज़म ज़िंदा रहते और वो सारे लोग बानियान पाकिस्तान ज़िंदा रहते तो वो इसको ज़रूर करते कि इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराते। ये नहीं होता हर कोई आके वोट डाल देगा, चलो भाई इसको बना दो आप, चलो मेरा मूड आज बन गया, इस दफ़ा तो मैं इसको वोट दे देता हूँ, चलो मेरा मूड है बस, चलो आज थोड़ा मुँह का जायका बदल जाएगा, इसको वोट दे देते हैं, चलो इसको वज़ीर आज़म बनवा लेते हैं। मजाक ही क्या कोई यार, तुम मुँह उठा के वोट किसी को भी दे दोगे, ऐसे थोड़ी होगा कोई। नहीं नहीं नहीं, बाइल्म, बाअमल, मुत्तकी, परहेज़गार लोगों का ग्रुप, उनकी मजलिस, जिसको मजलिस शूरा कहा जाता है, वो बैठेंगे, वो अपनी राय देंगे, मतलब वो अपना वोट कास्ट करेंगे कि भाई इसको एक शख्सियत का नाम आएगा, 2 का नाम आएगा, 3 का नाम आएगा, भाई इनको वज़ीर आज़म बनाना चाहिए। खुलफाए राशिदीन जो हैं वो इसी तरह जो है वो बने थे, पहले खलीफा, दूसरे खलीफा, तीसरे, चौथे, ये इसी तरह अहले इल्म, अहले मजलिस लोग जो थे उन्होंने उनको फ़ाइनल किया था। आम पब्लिक का इसके अंदर कोई काम नहीं था, ठीक है भाई। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात हो गई। वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेसी, वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेसी उन्होंने बोला, मगरबी तर्ज की डेमोक्रेसी नो, ये नहीं चलेगी। डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम, इसमें देखें अब एक वर्ड आ रहा है यार, ये मैं इसी की तरफ चलूँ, अब बुक की तरफ ही, जो ना आप मेहरबानी करके इसका PDF खोल लें या बुक सामने रख लें। देखें ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है, अगर आप ख़ुद पढ़ के समझना चाहते हैं तो, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ, देखिए मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे है ना, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए। पेज खोल लें, ये पेज कौन सा है ये मैं बता देता हूँ, पेज नंबर 33 है ये आपके सामने पढ़ रहा हूँ मैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, ज़िम्मेदारियाँ शहरियों की, एक नज़रियाती मुमलिकत के शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ क्या होनी चाहिए। इन हिस एड्रेस टू द नेशन, इन हिस एड्रेस अपने ख़िताब में, टू द नेशन जो कौम को उन्होंने ख़िताब किया, ऑन जून 15 1948, 15 जून 1948 को, कायदे आज़म वार्नड, कायदे आज़म ने ख़बरदार किया, द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोगों को, अबाउट द डेंजर्स ऑफ प्रोविंशलिज़म एंड रेशलिज़म, किसके बारे में, अबाउट मीन्स बारे में, ख़तरात के बारे में। कौन से ख़तरात, सूबाइयत और नस्ली इम्तियाज़ वाले ख़तरात के बारे में। ही सेड, उन्होंने कहा, वी आर नाउ पाकिस्तानीज़ इंस्टेड ऑफ बलूची, पठान, सिंधी, पंजाबी एंड बंगाली, हम पाकिस्तानी हैं ना के, इंस्टेड मतलब ना के, बलोची हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं एंड बंगाली हैं।
आवर थिंकिंग एंड एक्शंस, हमारी सोच और हमारे आमाल, शुड लुक लाइक अ पाकिस्तानी, वो होने चाहिए पाकिस्तानियों की तरह, लुक लाइक तरह, एंड दैट वी शुड बी प्राउड ऑफ बीइंग अ पाकिस्तानी, और हमें इस बात पर फ़ख्र होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। द फिलोसफी, फ़लसफ़ा, बिहाइंड द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, बिहाइंड मतलब पीछे, द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान के पीछे जो फ़िलासफ़ी थी, जो फ़लसफ़ा था, वॉज टू ले डाउन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट, वो क्या था? टू ले डाउन द फाउंडेशन, के क़याम अमल में लाना है, बुनियाद डालनी है। ले डाउन द फाउंडेशन मतलब बुनियाद डालनी है, किसकी? इस्लामिक स्टेट, एक इस्लामी रियासत की। वेयर मुस्लिम शुड लीड देयर लाइव्स इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, वेयर, जहाँ पे मुस्लिम्स शुड लीड देयर लाइव्स, जहाँ पर मुसलमान गुजार सकें अपनी ज़िंदगी, लीड मतलब गुजार सकें, लाइव्स मतलब ज़िंदगियाँ, इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, अकॉर्डेंस मतलब मुताबिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लामी उसूलों के मुताबिक। इन दिस पर्सपेक्टिव, इस पस मंज़र में, पर्सपेक्टिव मतलब पस मंज़र में, इन दिस पर्सपेक्टिव पाकिस्तान आइडिया ऑफ अ स्टेट वॉज एन आइडियोलॉजिकल वन, पाकिस्तान का जो ख्याल था ऑफ अ स्टेट, एक रियासत की हैसियत से, वो क्या था? वॉज एन आइडियोलॉजिकल वन, कि ये एक नज़रियाती रियासत है। दिस आइडियोलॉजिकल स्टेट, ये नज़रियाती रियासत, डिमांडेड फ्राम द पीपल द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिमांड करती है, तकाज़ा करती है, डिमांड मतलब तकाज़ा करती है, फ्राम द पीपल, लोगों से, द फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, मंदरजा झेल जिम्मेदारियाँ। पहला, दे शुड ट्राई टू लीड देयर लाइफ इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, उन्हें ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए अपनी इन अकॉर्डेंस विद द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तालीमात के मुताबिक। विच इज़ द बेसिस ऑफ द कंट्री, जो कि बुनियाद है मुल्क की। दिस रिक्वायर्स एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, और इसके लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? दिस रिक्वायर्स मतलब इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, कवानीन का नाफिज करना, एनफोर्समेंट ऑफ लॉज, कवानीन का नाफिज करना। एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड रेगुलेशंस, कवायद व ज़वाबित, इसको हम कहते हैं। एनफोर्समेंट मतलब नाफिज करना, लॉज एंड रेगुलेशंस, कवायद व ज़वाबित, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक शरिया, इस्लामिक शरीयत के मुताबिक। ठीक है भाई। फिर उसके बाद क्या है? दे शुड स्ट्रगल फॉर प्रोवाइडिंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, दे शुड स्ट्रगल, उन्हें कोशिश करनी चाहिए, क्यों पाकिस्तानी अवाम से बात हो रही है ना, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दे शुड स्ट्रगल, उन्हें जद्दोजहद करनी चाहिए, फॉर प्रोवाइडिंग अ डेमोक्रेटिक सेटअप, कि वो एक जमहूरी निज़ाम दें, फाउंडेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम, और वो जमहूरी निज़ाम किसके ऊपर बेस करे, उसकी बुनियाद किसके ऊपर हो? इस्लाम के ऊपर। द वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर पाकिस्तान, वेस्टर्न टाइप डेमोक्रेटिक सिस्टम, मगरिबी तर्ज का, वेस्टर्न टाइप मतलब मगरिबी तर्ज का डेमोक्रेटिक सिस्टम, जमहूरी निज़ाम, इज़ नॉट सुटेबल फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है। द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम, द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम, जो जमहूरी रिवायात हैं, ट्रेडिशन मतलब रिवायात, ऑफ फ्रीडम, आज़ादी की, फॉर ऑल, यानी कि डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ फ्रीडम फॉर ऑल, ये जो जमहूरी रिवायात हैं आज़ादी की, ये सबके लिए हों। रेवरेंस एंड इक्वलिटी इज़ द ओनली वे सुटेबल फॉर अ लिविंग लाइफ। रेवरेंस का मतलब होता है ताज़ीम, ताज़ीम देना, इज़्ज़त देना, एंड इक्वलिटी, और बराबरी का ख्याल रखना, इज़ द ओनली वे सुटेबल फॉर अ लिविंग लाइफ, ये एक वाहिद हल है किसके लिए? फॉर लिविंग अ लाइफ, कि आप अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। फिर आगे बात है, एवरी सिटीज़न ऑफ एन आइडियोलॉजिकल स्टेट, हर शहरी जो है इस नज़रियाती रियासत का, शुड बी लॉयल एंड पैट्रियोटिक, उसको वफ़ादार होना चाहिए, एंड पैट्रियोटिक, और मुहिब्ब वतन होना चाहिए, रेडी टू सेक्रीफाइस फॉर द स्टेट एट द टाइम ऑफ टेस्ट, रेडी टू सेक्रीफाइस, के और तैयार रहे कुर्बानी के लिए, फॉर द स्टेट, रियासत के लिए, एट द टाइम ऑफ टेस्ट, जब टेस्ट का टाइम आ जाए, जब इम्तिहान आ जाए,
द पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती मफादात, पर्सनल इंटरेस्ट मतलब ज़ाती मफादात, शुड नॉट प्रीसीड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, आपके ज़ाती मफादात जो हैं वो पहले ना आ जाएं, प्रीसीड का मतलब है पहले, पर्सनल इंटरेस्ट शुड नॉट प्रीसीड द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रियासत के मफादात के मुकाबले में आपके ज़ाती मफादात आगे ना आ जाएं, प्रीसीड ना कर जाएं। देखें जो बच्चे बुक खोले हुए होंगे ना, PDF खोला हुआ होगा, नोट कर रहे होंगे, उनको मज़ा आ रहा होगा, और ये बड़ी प्रीशियस एक्सप्लेनेशन है वर्ड टू वर्ड। द सिटीजन शुड अर्न देयर लाइवलीहुड, सिटीजन्स शहरियों को, शुड अर्न कमाना चाहिए, देयर लाइवलीहुड अपनी रोज़ी, थ्रू ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार ज़राए से, मीन्स का मतलब ज़राए ज़रियों से, ईमानदार ज़राए से अपनी रोज़ी कमानी चाहिए। एंड शुड नेवर इंडल्ज इन फ्रॉड और डिसीट, एंड शुड नेवर इंडल्ज, और इंडल्ज का मतलब होता है मसरूफ़ हो जाना, शामिल हो जाना, और शामिल न करें अपने आप को किसके अंदर, इन फ्रॉड और डिसीट, धोखे और फरेब में। फिर क्या है, देयर बिहेवियर शुड बी द बिहेवियर ऑफ एन एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड इंडिविजुअल, देयर बिहेवियर उनका बर्ताव, चाल चलन, शुड बी द बिहेवियर वो कैसा बिहेवियर होना चाहिए, ऑफ एन एजुकेटेड एंड सिविलाइज्ड इंडिविजुअल, एक ऐसे फ़र्द का होना चाहिए, इंडिविजुअल मतलब फ़र्द, एक ऐसे फ़र्द का होना चाहिए जो एजुकेटेड है, तालीम याफ्ता है, एंड सिविलाइज्ड और महज़्ज़ब है, तहज़ीब याफ्ता है, ठीक है। इट वुड बी नेसेसरी फॉर देम, ये उनके लिए ज़रूरी है, टू एजुकेट देम सेल्फ, कि अपने आप को तालीम याफ्ता बनाएं, बिकॉज एजुकेशन इज़ द बेस्ट वे फॉर प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि एजुकेशन जो है वो बेहतरीन तरीका है फॉर प्रोग्रेस, तरक्की के लिए, एंड कैरेक्टर बिल्डिंग, और अपने किरदार को बनाने के लिए। कैरेक्टर मतलब किरदार, बिल्डिंग मतलब किरदार को बिल्ड करना, बढ़ाना। दे शुड ऑनर द लॉज ऑफ द स्टेट, दे शुड ऑनर उन्हें इज़्ज़त देनी चाहिए, द लॉज ऑफ द स्टेट रियासत के कवानीन को, एंड कोऑपरेट विद द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, और ताउन करना चाहिए, कोऑपरेट मीन्स ताउन करना चाहिए, विद द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ। दे शुड नेवर बी वॉयलेंट, उनको जो है वो पुरतशद्दुद नहीं होना चाहिए, एंड रिफ्रेन फ्रॉम ब्रेकिंग लॉ, और परहेज़ करना चाहिए, रिफ्रेन मतलब परहेज़ करना चाहिए, फ्रॉम ब्रेकिंग लॉ कानून शिकनी से, कानून शिकनी से, कानून तोड़ने से। दे शुड पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटीज़, उनको हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, इन द एक्टिविटीज़ ऐसे कामों में, विच प्रोमोट नेशनल इंटीग्रिटी ऑनर एंड प्रोग्रेस, जो प्रोमोट करें, बढ़ाएं नेशनल इंटीग्रिटी, कौमी सालमियत, कौमी सालमियत, नेशनल इंटीग्रिटी मतलब इत्तेहाद, यूनिटी, इंटीग्रिटी का मतलब है इत्तेहाद, यूनिटी, इंटीग्रिटी का मतलब खालिस उर्दू में है सालमियत, इसका मतलब वही है यूनिटी, इत्तेहाद। विच प्रोमोट नेशनल इंटीग्रिटी, कौमी सालमियत को बढ़ाए, ऑनर कौमी इज़्ज़त को बढ़ाए, एंड प्रोग्रेस और कौमी तरक्की को बढ़ाए। दे शुड हेल्प द स्टेट, उनको रियासत की मदद करनी चाहिए, अगेंस्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, अगेंस्ट उनके ख़िलाफ़ द एक्टिविटीज़ ऑफ एंटी सोशल एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मतलब अनासिर, ऐसे लोग जो एंटी सोशल हों, जो एंटी सोशल हों, हमारे मुआशरे के ख़िलाफ़ जो अनासिर मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ काम करने के लिए स्टेट की मदद करनी चाहिए। फिर क्या है, दे शुड बी हार्ड वर्किंग, उनको मेहनती होना चाहिए, एंड शुड कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, और एंड शुड कंट्रीब्यूट और अपना हिस्सा डालना चाहिए, टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मुआशरे की बेहतरी के लिए, वेलफेयर मीन्स बेहतरी के लिए। दे शुड बी डिलिजेंट, उनको मेहनती होना चाहिए, इन देयर ड्यूटीज़, ठीक है, दे शुड बी डिलिजेंट, उनको मेहनती होना चाहिए, इन देयर ड्यूटीज़ अपने फ़राइज़ में, एंड शुड फुलफ़िल देयर ऑब्लिगेशंस रेगुलरली, और फुलफ़िल देयर ऑब्लिगेशंस, ऑब्लिगेशंस मतलब फ़राइज़, रेगुलरली मतलब बाकायदा, और बाकायदगी से
अपने फ़राइज़ को अदा करना चाहिए। आखिरी पॉइंट जो जे है इसमें क्या है, दे शुड बी रेडी टू हेल्प अदर्स, वो हर वक्त तैयार रहें दूसरों की मदद करने के लिए। एंड प्रोमोट मुस्लिम ब्रदरहुड, और ब्रदरहुड मतलब भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड मुस्लिम भाईचारे को प्रोमोट करें, बढ़ाएं। एंड ग्लोरी ऑफ मैनकाइंड, और इंसानियत, मैनकाइंड मतलब इंसानियत, ग्लोरी मतलब उरूज, इंसानियत के उरूज के लिए भी काम करें। कायद-ए-आज़म रोल एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, मैं थक गया यार, इसको अगले पार्ट में देख लें। अगला पार्ट भी मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एज़ इट इज़ पूरा रीड आउट करूँगा, ठीक है। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को पसंद ना आए कि यार सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़े ना, बस ये कर दें। अगर आप ये सोच रहे हैं तो भाई आप फिर गलत जगह आ गए। ये रटना नहीं समझना है का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ढेर इकट्ठा करके मुझे क्या करना है, ठीक है। मुझे तो ऐसे बच्चे चाहिए जो सीखने की जस्तुजू जिनके अंदर हो, जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते हो कि हाँ यार वाकई ये सीखना है, सीखेंगे, रट्टे से बात नहीं बनेगी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। 29 पार्ट पे ये नहीं हो सका, 30 पार्ट तक ये जाएगा। अभी एक टॉपिक हमारा रहता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।